Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो अगेन टारगेट रहेगा यूपी यूएमएस के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और हम जो क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यूपी यूएमएस के। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो क्लास है ये जो है यूपी यूएमएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में जो भी स्टूडेंट नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी यूपी यूएमएस के लिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम भी आपके नियर बाई है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दिया है उनकी क्या है कि प्रिपरेशन अभी अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि वही बच्चे क्या है कि आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, डेली अपने लेक्चर्स और अपना जो आपका जो पैटर्न है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ठीक है आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन अभी 2 महीने बाद नोट शीट फिर से होना है, तो आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के अलावा यूपी यूएमएस के लिए हमने 25 टोटल यहाँ पे अपन मॉडल टेस्ट पेपर हमने बनाए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन्हें बाय करना चाहे, प्राइस एकदम हमने कैसी रखी है, अफोर्डेबल। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे तो नीचे दिए गए सपोर्टिव नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, कॉल और मैसेज करके सर से जो है आप बात कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज वगैरह है उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग वगैरह आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपनी सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू अपना कुछ इस प्रकार है, द पर्पज ऑफ प्लाज्मा परेसिस इन ए पेशेंट विद गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है, गुलियन बेयर सिंड्रोम के अंदर क्या करते हैं अपन, प्लाज्मा परेसिस किया जाता है, तो इसका पर्पज क्या है ये आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्या सोल्व कर रहे हैं अभी हम, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं किसके, यूपी यूएमएस के। साथ साथ में नोट सेट के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो जो भी स्टूडेंट नोट सेट और यूपी यूएमएस के दोनों प्रिपरेशन करते हैं तो उन दोनों के लिए क्लास जो है वो अच्छी रहेगी। तो क्या पर्पज रहता है अपना गुलियन बेयर सिंड्रोम में जीबीएस के अंदर प्लाज्मा पेरेसिस ट्रीटमेंट का, रिस्टोर एल्बुमिन लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो है वो एल्बुमिन के लेवल को रिस्टोरेशन करना, रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन द ब्लड, जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी सर्कुलेट करती है उन्हें क्या करना, रिमूव करना ब्लड में से, रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में से एक्सेस अगर फ्लूइड वॉल्यूम बड़ा है उसको अवॉइड करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा प्लाज्मा पेरिसिस से, क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखिए गुलिन बेयर सिंड्रोम होता क्या है, सबसे पहले आपको तो इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए गुलिन बेयर सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है, नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर होती है, वो भी कौन सी, पीएनएस। ठीक है, पेरिफेरली नर्वस सिस्टम को क्या होता है, अफेक्ट होता है, और इसके अंदर होता क्या है, डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सी, अगर आपको सेल पूछे तो कौन सी सेल, स्वान सेल। ठीक है, स्वान सेल का डीमाइलिनेशन होना क्या कहलाता है, गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, एक प्रकार की क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक्यूट प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिजीज। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, इसके अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है, इसके अंदर एबनॉर्मल हो जाता है, ऑटो इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल होता है। अब किस प्रकार से एबनॉर्मल होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो डेंड्राइटिक सेल होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, एंटीजन आ जाता है, और इस एंटीजन को, ये एंटीजन क्या करता है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल के साथ में अटैच हो जाता है। अब टी हेल्पर सेल के अटैच होने के बाद में ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साइटोकाइंस। ठीक है, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस ने क्या एक्टिव कर दिया, एक्टिव बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस।
ठीक है, साइटोकाइंस ने क्या एक्टिव कर दिया, 20 बीटा सेल्स को, मैक्रोफेजेस को एक्टिव कर दिया। अब ये जो एक्टिव मैक्रोफेजेस है और बी सेल्स है, ये क्या डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज। बीटा सेल से क्या बनेगा, एंटीबॉडीज। और मैक्रोसाइटोसिस क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। और ये जो एंटीबॉडीज है, ये जो फेगोसाइटोसिस वाले मैक्रोफेजेस एक्शन किस पे करेगी, माइलिन सीट पे। और क्या हो जाएगा, माइलिन सीट का डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार से जो है वो क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की माइलिन सीट का क्या होता है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये क्या करती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो बॉडी के खिलाफ ही क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। साथ साथ में मैक्रोफेजेस भी एक्टिव हो जाता है साइटोकाइनिन्स की मदद से, जो क्या एक्शन करती है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटिक एक्शन करती है। तो क्या करती है, माइलिन सीट का डिस्ट्रक्शन करवाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे अफेक्ट होता है। इसलिए देखो, अपन को क्या करना होता है, इन एंटीबॉडीज को ब्लड में से रिमूव करना होता है। तो हम क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, प्लाज्मा पेरेसिस। ठीक है, प्लाज्मा पेरेसिस की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो भी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है, उन्हें हम क्या कर पाते हैं, ब्लड में से रिमूव कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा पेरेसिस। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा गुलिनबेर सिंड्रोम के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, गुलिनबेर सिंड्रोम की हम बात करते हैं किसके, साइन एंड सिम्टम की। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है पेशेंट को, क्या हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टेड नर्व जो रहती है उसके साइड में क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगा। वीकनेस भी कैसे देखने को मिलेगी, असेंडिंग। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो है वो किस प्रकार की वीकनेस देखने को मिलती है, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी। मतलब सबसे पहले जो लोअर लिम्ब है वो अफेक्ट होंगे, उसके बाद में एब्डोमेन वाला रीजन, उसके बाद में चेस्ट वाला रीजन में जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस प्रकार से असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी। और साथ साथ में क्या होगा, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, डायफ्रागमेटिक वीकनेस। ठीक है, मैंने आपको बताया असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी। तो डायफ्राम के आसपास में जब वीकनेस बढ़ेगी तो पेशेंट का जो है प्रॉपर तरीके से, तो डायफ्राम भी क्या होती है, मसल होती है। तो डायफ्राम की मसल्स के अंदर भी क्या आएगा, वीकनेस आएगा और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने लगेगी पेशेंट को। ठीक है, इसलिए एक प्रकार की क्या हो सकती है, आगे जाके एक इमरजेंसी कंडीशन भी आगे जाके डेवलप हो सकती है। अब अगर हम क्या करें कि ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हो, प्लाज्मा पेरेसिस दे सकते हो। दूसरा आप क्या दे सकते हो, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। डायरेक्ट आप जो इंजेक्शन मेथड से जो है आप आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को दे सकते हैं। प्लाज्मा पेरेसिस देने का रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया, रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन द ब्लड। और देखिए, प्लाज्मा पेरिसिस से और आपको क्या एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि प्लाज्मा पेरिसिस जो है वो विद इन 4 वीक में अगर आप करने शुरू कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गुलिनबेर सिंड्रोम के। क्योंकि ये क्या कर देती है, जो अबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है उनको क्या कर देगी, सर्कुलेशन से रिमूव कर देगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 30 ईयर ओल्ड पेशेंट इन स्टेज 1 लेबर। एक 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, स्टेज 1 का उसको लेबर है। ब्रीथिंग रेपिडली, रेपिडली वो क्या कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है। एंड हैविंग डिफिकल्टी कोपिंग विद द कंसंट्रेशन। और वो अपना कंसंट्रेशन भी नहीं बना पा रही है और क्या कर रही है, रेपिडली ब्रीथिंग कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इम्बेलेंस इज एक्सपेक्टेड इन दिस पेशेंट। कौन से प्रकार का एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट के अंदर, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया है ब्रीथिंग यहाँ पे क्या हो रही है, रेपिडली हो रही है पेशेंट के अंदर। अब अपना आंसर बताइए।
तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक पैरामीटर्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल पीएच ये कितनी होती है, 7.35 से 7.45। ठीक है, ये अब इसके बीच के अंदर पीएच रहती है तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। सेकंड वन देखिए, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर अगर कितना रहती है, 35 टू 45। अब देखिए PO2 कितना रहना चाहिए, 85 टू 95% तक। इसके बाद में देखिए HCO3, ठीक है, HCO3 कितना होना चाहिए, 22 टू 27। ये अपने क्या है, नॉर्मल पैरामीटर्स है। देखिए, अब देखिए HCO3 जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिक। एंड PCO2 है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट अगर देखो PCO2 का लेवल बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, पेशेंट के अंदर पीएच जो है वो किसे देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रेपिडली ब्रीथिंग की जा रही है पेशेंट के अंदर, मतलब हाइपर वेंटिलेशन है। पेशेंट कैसा है, हाइपर वेंटिलेशन है। उसकी ब्रीथिंग जो है वो, रेस्पिरेशन रेट क्या है, एलिवेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड पीएच भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर CO2 यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट, रेपिडली ब्रीथिंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी बजाय CO2 के। ठीक है, तो CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। CO2 कम हो रही है तो इसके ऑटोमेटिकली पीएच कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पीएच कैसी हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। और क्या है दूसरा, ये किससे रेस्पॉन्सिबल है, PCO2 रेस्पिरेटरी से। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या होगा पेशेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। ठीक है, HCO3 वगैरह यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपको बताया नहीं गया, सिंपल सा MCQ है कि रैपिडली ब्रीथिंग कर रही है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी पेशेंट की बॉडी में, CO2 कम रहेगी। अब देखिए ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, तो अपना आंसर क्या जाएगा, करेक्ट, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट MCQ, अब देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एसिड एंड गेन ऑफ HCO3। ठीक है, HCO3 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। HCO3 का लेवल कम होगा, एसिड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में है। ठीक है, आप जब इनके MCQ सोल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट MCQ, नर्स लिंडा वॉज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज हैड स्ट्रोक। एक नर्स है वो क्या कर रही है, पेशेंट की केयर कर रही है, पेशेंट को क्या हुआ है, स्ट्रोक की कंडीशन वहां पे पेशेंट में देखने को मिली है। द पेशेंट गेजेस एट नर्स बट हैज डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। पेशेंट क्या कर रहा है, नर्स को देख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली देख रहा है, मतलब गेज का मतलब क्या होना, घूरना। ठीक है, पेशेंट जो है वो नर्स को कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, बट नर्स जो उसको पूछ रही है वो उसके बारे में बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा। मतलब क्या हो गया, द पेशेंट गैजेज एट द नर्स हैज डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पीच, बोल नहीं पा रहा है इन रेस्पॉन्स टू द नर्सेज क्वेश्चन। नर्स जो क्वेश्चन कर रही है, पेशेंट उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा है। द पेशेंट फॉलोज इंस्ट्रक्शन, पेशेंट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। द डिस्प्लेइंग सिम्टम ऑफ, अब जो ये वाला कंडीशन पेशेंट में देखने को मिली है, ये क्या कहलाती है। ठीक है, ये किसका सिम्टम है, ऑप्शंस क्या है, ग्लोबल एफासिया, रिसेप्टिव एफासिया, एक्सप्रेसिव एफासिया और मिक्स्ड एफासिया। इसे हम क्या कहेंगे, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, ग्लोबल अफासिया, रिसेप्टिव अफासिया, एक्सप्रेसिव अफासिया, फिर मिक्स अफासिया। देखिए एक टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिली है, क्या नाम है, एपहासिया। तो देखो एपहासिया का मीनिंग क्या होता है, ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ठीक है,
एक पर्सन की कम्युनिकेशन की एबिलिटी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो रही है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एपहासिया। अब देखिए एपहासिया के भी कुछ टाइप होते हैं। इनके अंदर क्या आता है, देखो एक होता है रिसेप्टिव एपहासिया, दूसरा क्या होता है, एक्सप्रेसिव एपहासिया। तो अपन देखिए इन दोनों में क्या होता है, कई बार बहुत बार कंफ्यूजन देखने को मिलती है। अपन इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के एकदम इसको सिंपल करके समझेंगे। देखो रिसेप्टिव का मतलब क्या होना, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिसीव करना, ठीक है। अब देखो रिसीव क्या करेगा, रिसीव किसको करेगा, वर्ड्स को, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, बट आप उसको क्या कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसको आप ब्रेन में रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप सुन रहे हो, मतलब आपकी हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो इसके अंदर क्या है, आपकी रिसीविंग कैपेसिटी खराब हो गई है। तो देखिए रिसीविंग कैपेसिटी खराब हो, क्या मतलब हो गया इसका, व्हेन द इंडिविजुअल हैज trouble to understand the what is being said। जो बोला गया है, पेशेंट उसको क्या कर रहा है, ट्रबल कर रहा है अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में परेशानी हो रही है। इसे हमने क्या कह दिया, रिसेप्टिव एपहासिया, ठीक है। इसे हमने क्या कहा, रिसेप्टिव एपहासिया। इसी को ही हम क्या कहते हैं, देखो ऑल्सो नॉन एज वर्निक्स एपहासिया। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, वर्निक्स एफासिया। तो एमसीक्यू बनता है वर्निक्स एफासिया क्या होता है, या फिर रिसेप्टिव एफासिया क्या होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेसिव एफासिया। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको कुछ कहा, लाइक मैंने आपको एमसीक्यू सोल्व करने के लिए दिया, और आपको ये एमसीक्यू जैसे जिस प्रकार से मैं इसको समझा रहा हूँ, आपने इस एमसीक्यू को समझ भी लिया, मतलब आप में रिसेप्टिव एफासिया नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बट आप क्या कर रहे हो, इसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सिंबल से मुझे बता रहे हो कि भाई ए होगा, बी होगा, सी डी होगा, मगर आप बोल नहीं पा रहे हो। इसे हमने क्या कहा, एक्सप्रेस नहीं कर पाना अपनी फीलिंग को, इसे क्या क्या कहा जाता है, एक्सप्रेसिव एपहासिया। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड राइटन लैंग्वेज, ठीक है। पेशेंट जो है वो ना तो ढंग से बोल पाएगा, ना वो अच्छे से लिख पाएगा। इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव एपहासिया, ठीक है। इसी को ही हम ऑल्सो नोन एज ब्रोकाज एपहासिया, ठीक है। दोनों टर्म आपको सुनने को मिली होगी, ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एफासिया, एंड वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एफासिया, ठीक है। अब देखिए एक टर्म और आपको यहाँ पे देखने को मिली है, उसका क्या नाम है, ग्लोबल एफासिया, ठीक है। एमसीक्यू बनते हैं इससे, तो थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ग्लोबल एफासिया का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। ना तो पेशेंट है वो समझ पाएगा, रिसेप्टिव अफासिया और एक्सप्रेसिव पर दोनों की कंडीशन देखने को मिले पेशेंट में, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल एफहासिया, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं, अपने आंसर पे चलते हैं कि एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए डिफिकल्टी टू प्रोड्यूस स्पीच, ठीक है। पेशेंट जो है वो अच्छे से जो है वो बोल नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बताया आपको, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड राइटन लैंग्वेज से हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव एफासिया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक्सप्रेसिव एफासिया के बारे में आपसे पूछा गया है। और यही एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि भाई डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट नर्स इज सेइंग, तो आपका एमसीक्यू के आंसर क्या बन जाएगा, रिसेप्टिव एफासिया। आगे से आपका इसके इस एमसीक्यू से आप ऐसे टॉपिक से आपका गलत नहीं होना चाहिए एमसीक्यू। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स का गलत हुआ है प्लीज इसको नोट डाउन करें और साथ साथ में रीमेमोराइज करें, रिवीजन करें। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाय व्हाट एज ए चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन
द बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, कौन सी एज पे जो है वो चाइल्ड क्या कर रहा है, सिंपल वर्ड्स के साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड टू कम्युनिकेट नीड्स, तो कम्युनिकेशन की जो नीड्स होती है वो सिंपल वर्ड से वो कंप्लीट करके कम्युनिकेशन को पूरा कर रहा है। तो ये कौन सी एज में बच्चा कर पाता है, 6 to 9 मंथ एज में, 10 to 12 मंथ में, 1 to 2 ईयर में, या फिर 2 to 3 ईयर की एज में। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10 to 12 मंथ्स में। ठीक है, 10 to 12 मंथ्स में अपनी कौन सी पीरियड चलता रहता है, इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, तो इन्फेंसी पीरियड के अंदर ही क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है ये सिंपल वर्ड्स के साथ में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए 6 to 9 मंथ तो काफी अर्ली हो जाता है, यहाँ पे बच्चा प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बट 10 to 12 मंथ का जो होते होते वो सिंपल वर्ड में, वन वर्ड में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। इसके बाद में देखिए 1 to 2 ईयर पे जो है वो क्या कर देता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर लाइक 2-3 वर्ड मिला के एक सेंटेंस बना के वो क्या करना शुरू कर देगा, कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। 2 to 3 ईयर में आते आते उसकी जो है वो क्या हो जाता है, लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलप हो जाती है 2 to 3 ईयर के एज पे, आराम से बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से आराम से बात कर सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस एज में, क्या पूछा गया है, एक्सपेक्ट टू बिगिन यूज सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, 10 to 12 मंथ्स। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नॉर्मल विजुअल एक्विटी, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी फॉर ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है और उसके अंदर नॉर्मल आपको अगर एक्यूटी देखनी है विजुअल की तो कितनी होनी चाहिए, 20/40, 20/60, 20/20 या फिर 20/30। तो देखिए ये जो आपको वर्ड आपको यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 20/40, 20/60। इसका देखो मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई पेशेंट है उसका विजुअल एक्यूटी क्या आ रहा है, 20/60। इससे आप क्या समझोगे कि उसे लाइक जैसे ये 60 का मतलब क्या हो गया, 60 आप क्या ले सकते हो यहाँ पे फीट से ले सकते हो, कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 60 फीट से अगर कोई वर्ड को रीड कर पा रहा है, बट अगर कोई पर्सन है उसी को ही क्या रीड कर पा रहा है 20 फीट से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, विजन उसका जो प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं है। लाइक मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, लाइक ये बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड पे जैसे ए और सी लिखा हुआ है, अब इसे जो नॉर्मल पर्सन है जिसकी आंखें अच्छी है वो इसे 20/60 का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं 20/20 का भी बताऊंगा, 20/40 का भी बताऊंगा। ठीक है, 20/60 का बता रहा हूँ, अगर जो नॉर्मल पर्सन है वो ए एंड सी को 60 फीट की दूरी से भी वो पढ़ सकता है, बट अगर जिसकी आई वीक होगी वो इन ए और सी को कितनी दूरी से पढ़ेगा, 20 फीट की, मतलब उसको इसको पढ़ने के लिए पास आना पड़ेगा। तो ये डिनोट करता है 20/60। एग्जाम में पूछा भी गया है कि 20/60 डिनोट्स, ये क्या डिनोट करेंगे, तो नॉर्मल पर्सन 60 फीट से जितना अच्छे से देख पा रहा है उतना ही अगर कोई 20 फीट से देख पा रहा है तो मतलब 20 फीट वाले की आई में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि 60 फीट से इजीली पढ़ा जा सकता है वो लेटर, ओके वर्ड। अब देखिए बात करते हैं, किसका पूछा आपको, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड के बारे में पूछा गया है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, 20/20, क्योंकि यही एक क्या रहता है, बेस्ट आपका रहता है विजुअल इक्विटी टेस्ट अपन करते हैं, उसमें 20/20 अपनी आई साइट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे ए और सी है, अभी मैं किसके बारे में बता रहा हूँ आपको, 20/20 का। तो ए और सी जो आपको जो इसके अंदर जो आपको वर्ड देखने को मिला, लेटर देखने को मिला, तो इसमें क्या है कि 20 फीट कोई नॉर्मल पर्सन है और उसको 20 फीट से पढ़ रहा है और आप भी उसको क्या कर रहे हो, 20 फीट से पढ़ रहे हो, तो मतलब आपकी आई साइट कैसी है, एकदम नॉर्मल है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी फॉर ए 4 ईयर चाइल्ड इज नॉन एज 20/20। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स एडमिनिस्टर्ड phenylephrine eye drop for preparing a patient for ophthalmoscopic examination। नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट है उसको क्या कर रही है, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए उसमें आई ड्रॉप डाल रही है, किसकी, फेनिलेफ्रिनेफ्रिन की। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड नर्स एक्सपेक्ट
आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ आई ड्रॉप्स, अब जो है इस आई ड्रॉप के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में कौन सा असेसमेंट देखेगी, जो नर्स को एक्सपेक्ट होगा कि हाँ ये आई ड्रॉप मैंने दी है तो बट इसकी जो आई है पेशेंट की उसमें आपको क्या असेसमेंट देखने को मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, प्यूपिल माइड्रेसिस देखने को मिलेगा, और या फिर आपको प्यूपिल का मियोसिस देखने को मिलेगा। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? देखो क्या दिया गया है इसको, फेनिल एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, देखो ये वाली ड्रग का एक्शन क्या रहता है, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक एक्शन करती है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, एक्शन करती है। ये क्या करती है, ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्यूपिल माइड्रियासिस। तो अपना आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन करती है। इसके लिए क्या हो रहा है, प्यूपिल का डायलेशन हो रहा है। माइड्रियासिस का मतलब क्या होता है, डायलेशन करना, ठीक है, ताकि ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आपकी आई जो है वो प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो सके। बाकी देखिए मियोसिस ये करता नहीं है, ठीक है, हाइपोटेंशन नहीं करेगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपर टेंशन होगा, ना कि हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल तो करता नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था डायलेशन होता है। ओके, अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, प्यूपिल माइड्रियासिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following manifestation is least expected in a patient present with meningioma and symptom of increased intracranial pressure? वापस आपके इंट्राक्रैनियल प्रेशर का एमसीक्यू आया, मतलब यूपी यूएमएस के अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे गए थे, ठीक है। तो एक बार आपको भी क्या करना है, दोबारा से नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिले, बट आपको नहीं भी देखने को मिले तो भी कुछ नहीं, सामने नोट सेट आ रहा है तो उसके अंदर तो नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी पूछता है, जस्ट लाइक आपका नोट सेट ने इस बार कहा है, तो नोट सेट की प्रिपरेशन तो हो ही रही, साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है नोट सेट के लिए, यूपी यूएमएस के आप क्या कर रहे हो, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लीस्ट एक्सपेक्टेड आपको आंसर पूछा है इसके बारे में, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है तो आपको क्या लीस्ट एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। मेनिंजियोमा भी है, तो मेनिंजियोमा पे यहाँ पे क्या है, आगे जाके क्या दे दिया आपको, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो घबराना नहीं है, मेनिंजियोमा क्या होता है क्या नहीं होता नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान में रखना आईसीपी के अंदर क्या लीस्ट होता है, मतलब सबसे कम क्या देखने को मिलता है, ये आपको पूछा गया है। पेपिलेडिमा, पायरेक्सिया, हेडेक और वोमिटिंग। तो देखिए आईसीपी का लेवल जब बढ़ता है तो क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो मोर देन 20 mm ऑफ एचजी अगर आता है आईसीपी, इसे हम क्या मानते हैं, बढ़ा हुआ मानते हैं। तो देखिए जब आईसीपी बढ़ता है तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, सबसे पहले तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, पेपिलेडिमा देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलती है बच्चों के अंदर अर्ली में,
और आईसीपी बढ़ गया तो क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन। और क्या देखने को मिलेगा, वाइड पल्स प्रेशर। तो देखिए ऑप्शंस के अंदर आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिल गए होंगे, मगर क्या नहीं मिलता है आप आईसीपी के अंदर, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का साइन सिम्टम आईसीपी के अंदर बहुत ही लीस्ट मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मेनिंजियोमा क्या होता है। तो देखिए मेनिंजियोमा का क्या मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सराउंडिंग कौन सी लेयर्स रहती है, कौन सी मेम्ब्रेन रहती है, तो मेनिंजीज। इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है। कौन से प्रकार का, बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, एक प्रकार का ये नॉन कैंसरस ट्यूमर बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आईसीपी भी बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। तो ये बाद में आईसीपी का टॉपिक आ जाता है, बट मेनिंजियोमा क्या होता है ये सिंपल वर्ड में समझना है। तो अपनी जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, वहां पे क्या देखने को मिलता है, बिनाइन ट्यूमरस ग्रोथ देखने को मिलती है। इसकी वजह से इंटरनल टिश्यू होता है उन पे एक प्रेशर लगता है, उसकी वजह से अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ता है इंट्राक्रेनियम में। ठीक है, तो पायरेक्सिया इसके अंदर लीस्ट कॉमन है। बाकी पेपिलेडिमा, हेडेक एंड वोमिटिंग यहाँ पे कॉमन साइन सिम्टम्स आते हैं, जो मैंने आपको कल क्या बताया था, कजिंग ट्राइड के अंदर मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस पूछा है आपसे। ऑप्शन क्या है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, बेरियम कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, या फिर द स्ट्रिंग टेस्ट। क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखिए इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज को आप कंफर्मेटरी डायग्नोसिस या फिर डेफिनेटिव इसका क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। आप किसके लिए करोगे, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एच पाइलोरी। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर अगर एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है तो आपको क्या टेस्ट करना है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और बट आपको कंफर्मेशन करना है किसका, पेप्टिक अल्सर का। तो किससे करोगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी के साथ में कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट अपन कौन सी कंडीशन में करते हैं, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्रॉन्स डिजीज के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जैसा स्टूल पास आउट होता है किसमें, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। बाकी देखो बेरियम कॉन्ट्रास्ट एक्सरे वगैरह है, ये लोकलाइज्ड ट्यूमर को यहाँ पे क्या करता है, असेस करता है। अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, अपर जीआई एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following site is best for the nurse to plan to administer monovalent hepatitis B वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली टू ए न्यूबॉर्न। ठीक है, कुछ भी नहीं है एमसीक्यू, इतना सा एमसीक्यू पूछा आपको कि आईएम इंजेक्शन न्यूबॉर्न में कहाँ लगेगा। ठीक है, आपको पता तो है कि भाई हेपेटाइटिस को आईएम लगाते हैं, बट हेपेटाइटिस का अगर आईएम का आपको नहीं भी पता है, बट आपको अगर ये पता है कि न्यूबॉर्न को आईएम इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि हेपेटाइटिस कैसे लगता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी पता है, आपको केवल इतना पता है कि आईएम कहाँ लगता है न्यूबॉर्न को, इस क्वेश्चन का आप आंसर कर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो एग्जामिनर अपने थॉट से खेलता है। ठीक है, मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी के बारे में आप सोचोगे यार ये कैसे लगता है, क्या लगता है, बजाय इसने खुद ने ही बोल दिया कि भाई इंट्रामस्कुलरली टू न्यूबॉर्न में आपको लगाना, तो कहाँ लगाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपना आंसर पे जाएंगे, डेल्टोइड, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर डोर्सोग्लूटियल। तो आंसर क्या रहेगा, वास्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर क्या लगता है, न्यूबॉर्न के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है।
बाकी की जो डेल्टोइड, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, ये किसके अंदर रहती है? एडल्ट के अंदर रहती है आईएम इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विल ए हेल्थ केयर टीम परफॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिससिटेशन। एक देखिए हेल्थ केयर टीम है, वो क्या परफॉर्म कर रही है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिससिटेशन। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है किसी को, उसके लिए क्या कर रही है? रिससिटेशन कर रही है। इट इज डिटरमाइंड दैट द नर्स डिड नॉट ओपन द वॉल टू द ऑक्सीजन टैंक। अब रिससिटेशन करने के टाइम पे नर्स ने क्या किया? वो उसने ऑक्सीजन टैंक का वॉल ओपन नहीं किया, एंड द क्लाइंट हैड नॉट बीन रिसीविंग ऑक्सीजन, और जो क्लाइंट को है वो ऑक्सीजन रिसीव नहीं हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। अब जो कौन से प्रकार का एथिकल जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कि नर्स ने क्या नहीं किया? ऑक्सीजन वॉल ओपन नहीं किया, तो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे? बैटरी, नॉन माल एफिशिएंस, फिडेलिटी, या फिर बेनिफिशियंस। देखिए बैटरी का क्या मतलब होता है? बैटरी कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होता है? बैटरी का मतलब क्या हो गया? बैटरी इज एन इंटेंशनल फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ ए पर्सन दैट कोज इंजरी। ठीक है, बैटरी का क्या मतलब हो गया? अगर आप इंटेंशनली अगर आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, उसको टच करते हो, तो इसके साथ में पेशेंट को उससे इंजरी भी हो जाए, तो इस वो पेशेंट आपके ऊपर क्या कर सकता है? बैटरी का आपको इथिकल प्रिंसिपल आपको लगा सकता है आपके ऊपर। इसके बाद में देखिए फिडेलिटी। फिडेलिटी का क्या मतलब हो गया? टू कीपिंग प्रोमिस। ठीक है, टू कीपिंग प्रोमिस वाला अगर ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? फिडेलिटी। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का क्या मतलब हो गया? डील्स विथ गिविंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द पेशेंट। इसका क्या मतलब हो गया? बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है? पेशेंट को आप मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? नॉन माल एफिशिएंस। मतलब क्या हो गया? डू नॉट हार्म। मतलब क्या है? नर्स तो है वो खुद की तरफ से हार्म नहीं करना चाहा, मगर ब्लड जो है वो सॉरी ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो इनडायरेक्टली जो है वो पेशेंट को हार्म हो सकता है, मगर नर्स ने जो है वो जानबूझ के यहाँ पे कुछ नहीं किया ऐसा। तो अपना आंसर क्या करेक्ट जाएगा? नॉन माल एफिशिएंस जो है वो वर्क रहा यहाँ पे। नॉन माल एफिशिएंस जो है एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है? इन्वॉल्व होता है इस सिचुएशन के अंदर। तो अपना आंसर क्या जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो कई बार अगर आपको डायरेक्ट अगर आंसर नहीं भी पता है ना, फिर भी आप क्या है कि दूसरे ऑप्शंस को पता लगा के आप अपना करेक्ट आंसर लास्ट का जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच लॉब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टच। ठीक है, इतना इजी तो एमसीक्यू किसी ने देखा ही नहीं होगा, ऑब्वियसली देखा होगा मगर गलत नहीं किया होगा। विच लॉब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टच? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। तो देखिए टच के लिए कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल होता है? तो पैराइटल लोब। आंसर क्या जाएगा? पैराइटल लोब। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब के अंदर क्या रहता है? रीजनिंग, प्लानिंग, इम्पल्स को क्या करना? कंट्रोल करना। ये सभी किसके फंक्शंस होते हैं? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा? तो फ्रंटल लोब। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में देखो टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हियरिंग।
इमोशंस, मूड, ठीक है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? टेम्पोरल लोब। तो टच के लिए क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, पैराइटल लोब। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए प्रीटर्म बेबी विथ अबगार स्कोर 8 इज, ठीक है, एक पेशेंट का बेबी का अबगार स्कोर क्या है? 8 है, बट बेबी जो है वो क्या है? प्री टर्म है और अबगार स्कोर उसका 8 आ रहा है। तो आप क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन करोगे? ठीक है, आपसे पूछा गया है इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? प्री टर्म बेबी है और उसका अबगार स्कोर क्या है? 8 है। ऑप्शन क्या है? वेट द बेबी, बेबी का वेट करोगे, सक्शन करोगे, इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर अबाउट द बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी, फैमिली मेंबर को आप जो इन्फेंट का जो इन्फॉर्म करोगे आप फैमिली मेंबर को अबाउट बर्थ, किस प्रकार से बर्थ हुआ है और सेक्स क्या है बेबी का। नेक्स्ट, रिसीव द बेबी इन प्री वार्म टॉल एंड ड्राई द बेबी, क्या रहेगा? आपका स्कोर क्या है? 8 है। तो देखिए, अगर 8 अपगर स्कोर आ रहा है तो मतलब क्या है? बेबी क्या है? एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बेबी को रिसीव करोगे प्री वार्म टॉल के अंदर एंड उसको ड्राई करोगे, किसी प्रकार का यहाँ पे अबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। तो 8 अपगर, भले बच्चा क्या है? प्रीटर्म है, मगर अपगर स्कोर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने फर्स्ट 1 मिनट में किया, उसके बाद में 5 मिनट में करना है, उसके बाद में फिर से 5 मिनट में करना है। अगर अपगर स्कोर अच्छा रहे तो कोई आगे प्रोसीजर करने की नीड नहीं है, सक्शनिंग अपन एसओएस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए सेक्शन को यहाँ पे इसलिए प्रायोरिटी नहीं देंगे, सेक्शन प्रायोरिटी तब देते हैं अपन जब वहां पे अपगार स्कोर कम देखने को मिलता, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स वहां पे नहीं देखने को मिलते पेशेंट के अंदर, तब अपन क्या किसको प्रायोरिटी देते? सेक्शन को प्रायोरिटी देते। बट अपगार स्कोर 8 हो, 8 का आपको क्या मीनिंग समझते हो कि बेबी है वो क्या कंडीशन में है? बेबी एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का सेक्शनिंग करने की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि ओरल सिक्रेशन आ रहे तो सेक्शन हम कर सकते हैं, बट इसका यहाँ करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बेबी को आप रिसीव कर लीजिए प्री वार्म टॉल के अंदर एंड ट्राई कीजिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर हाइपोथर्मिया ना हो। बाकी की सक्शनिंग वगैरह इसके बाद भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर विजुअल असेसमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, विजुअल असेसमेंट करना आपको नियोनेटल जॉन्डिस का किसकी यूज के साथ में आप करोगे? वैलेक रूल का, कार्मस रूल का, लर्न बॉर्डर चार्ट देख के, या फिर रूल ऑफ 9 देख के? देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, विजुअली आपका करना है, असेसमेंट करना है, तो किसके द्वारा करोगे आप? कार्मर्स रूल के द्वारा। देखिए कार्मर्स रूल क्या बताता है? कार्मल रूल्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सीरम बिलिरुबिन एंड स्किन डिस्कलरेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है कौन? कार्मर्स रूल। इसलिए आप विजुअल असेसमेंट किसके द्वारा कर सकते हो न्यूटन जॉन्डिस का? कार्मल रूल्स के द्वारा, ठीक है। इसका हमें देखिए रूल ऑफ 9 किसमें आप काम में लोगे? बर्न इंजरी के अंदर, ठीक है, बर्न इंजरी के अंदर आप काम में लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद में देखिए वेलक रूल, तो वेलक रूल क्या होता है? ये भी एक तरीके से रूल ऑफ 9 का ही टाइप है। इसके अंदर भी आप क्या करोगे? बर्न को आप क्या करोगे? असेस करोगे कि भी कितनी डिग्री का बर्न देखने को मिला है। एंड लून बैडर चार्ट भी, ये भी क्या है? बर्न इंजरी को एस्टिमेशन करने के लिए। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जॉन्डिस के लिए यहाँ पे एक ही यहाँ पे रूल देखने को मिला है, वो क्या है? कॉमर्स रूल। नोटसेट के अंदर भी एमसीक्यू पूछा गया था प्रीवियसली क्लासेस के अंदर, हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो क्या होता है कॉमर्स रूल, आपको पता होना चाहिए। जॉन्डिस के अंदर ये असेसमेंट में काम में आता है। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और क्लास कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो डू कमेंट और लाइक जरूर करके चाहिए वीडियो को, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें बता सकते हैं।
और हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है यूपी यूएमएस के लिए। 25 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपी यूएमएस। किस प्रकार के एमसीक्यू प्रीवियसली उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पे बनाई है। अफोर्डेबल प्राइस में है, जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे कंसिडर कर सकता है। नीचे जो सपोर्टिव नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पे मैसेज करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी को नीड हो तो वो ले सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।